नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और आप देख रहे हैं VNM टीवी। 2022 का आखिरी दिन आज हम मना रहे हैं और 2022 के आखिरी दिन शहर, जिला और देश दुनिया की खबरों के साथ हम फिर एक बार हाजिर हैं। नजर सबसे पहले VNM हेडलाइंस पर। भारत जोड़ो यात्रा पर राहुल की पत्रकार परिषद, कहा RSS और बीजेपी मेरे गुरु। गुजरात पुलिस को मिला खास ड्रग डिटेक्टर मशीन, आज ड्रग्स लेने वालों की खैर नहीं। और वडोदरा में 10 फीट गहरे गड्ढे में गिरा बच्चा, JCB से करना पड़ा रेस्क्यू। पिछले कई दिनों से भारत जोड़ो यात्रा पर निकले राहुल गांधी ने आज फिर एक बार पत्रकार परिषद संबोधित की और उन्हें ठंड क्यों नहीं लगती है उस पर भी जवाब दिया। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने आज भारत जोड़ो यात्रा पर 9वीं प्रेस कॉन्फ्रेंस संबोधित की। नई दिल्ली में उन्होंने फिर एक बार केंद्र सरकार, भाजपा और RSS पर हल्ला बोला। राहुल ने कहा कि मैं RSS और भाजपा के लोगों को धन्यवाद देता हूं। वो जितना मुझ पर हमला करते हैं, मैं उतना बेहतर होता जाता हूं। भाजपा और RSS के लोग मेरे गुरु है, वो ही मुझे ट्रेनिंग दे रहे हैं। को धन्यवाद करना चाहता हूं जो भी हमारे साथ आए। आप लोग में से बहुत लोग आए और ख़ास तौर से जो हमारे ऊपर आक्रमण करते हैं, मेरे जो RSS के, बीजेपी के मित्र हैं, उनको भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि एक्चुअली हो क्या रहा है, जितना वो आक्रमण करते हैं उतनी हमको अपनी पोजीशन इंप्रूव करने का मौका मिलता है। तो मैं चाहता हूं, और मैं सीरियसली बोल रहा हूं, मैं चाहता हूं कि वो थोड़ा और जोरों से करें और अग्रेसिवली करें, तो कांग्रेस पार्टी को और हमें, मतलब अपनी जो आइडियोलॉजी है वो अच्छी तरह समझ आए। एक प्रकार से मैं उनको अपना गुरु मानता हूं कि वो मुझे रास्ता दिखा रहे हैं कि क्या नहीं करना चाहिए, रिएक्ट कैसे करना चाहिए, और अच्छी ट्रेनिंग दे रहे हैं मुझे, तो उनका भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। वहीं टी-शर्ट पहनकर भारत जोड़ो यात्रा पर निकले राहुल गांधी लगातार ट्रोल हो रहे हैं। ऐसे में सर्दी नहीं लगने पर राहुल गांधी ने कहा कि मुझे सर्दी नहीं लगती है, इसलिए स्वेटर नहीं पहनता हूं। सच कहूं तो भारत जोड़ो यात्रा के दौरान अभी तक मुझे ठंड नहीं लगी है। जैसे ही ठंड लगना शुरू होगी, मैं स्वेटर पहनना शुरू कर दूंगा। शराब के साथ साथ अब ड्रग्स का नशा भी गुजरात में आम होता जा रहा है। ऐसे में 31 दिसंबर के सेलिब्रेशन को ध्यान में रखकर गुजरात पुलिस ने कई शहरों में खास ड्रग्स डिटेक्शन मशीन पुलिस को दी है। आज 31 ડિસેમ્બર છે, એટલે જનરલી લોકો ખુશી મનાવવા માટે ને ઉત્સાહમાં આવી અને પાર્ટીઓ પણ કરતા હોય છે ખાનગી રીતે, જેથી આજે એસઓજીની એ 4 પ્રકારની અલગ અલગ ટીમો બનાવેલી છે। એસઓજી પાસે 2 પ્રકારની કિટ છે, એક મોબાઈલ ટોક્સા કંપનીની છે, મોબાઈલ ટેસ્ટ કિટ, અને એમાં જે કોઈ વ્યક્તિએ ડ્રગ્સ લીધેલું હોય, જો એના ડ્રગ્સ લીધા પછીની 48 કલાકની અંદર એના મોઢામાંથી સલાઈવા લઈ અને એ કિટ દ્વારા એ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટમાં જો ટેસ્ટ કરવામાં આવે તો 6 પ્રકારના જે અલગ અલગ ડ્રગ્સ છે એ એમાં આઈડેન્ટિફાઈ થઈ જાય છે અને પોઝિટિવ આવે તો અમે પછી એને કાઉન્સિલિંગ કરવા માટેની આગળની કાર્યવાહી કરી શકીએ અને એને કોની પાસેથી ડ્રગ્સ લીધેલ છે એ કાર્યવાહી કરીને અમે અહીંયા રેડ પણ કરી શકીએ। એટલે એક આ પ્રકારની કિટ છે, એનો અમે ઉપયોગ કરવાના છીએ। બીજી કિટ છે યુરિન ટેસ્ટ કરી અને જો ડ્રગ્સ લીધેલું હોય તો ખ્યાલ આવી જાય છે, જેથી અમારી જે 4 અલગ અલગ ટીમો બનાવી છે એમાં એક ટીમને અમે જે ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ આપી અને એને જે ડ્રગ્સના હોટસ્પોટ છે, મુખ્યત્વે જ્યાં પબ્લિક ગેધરિંગ પણ વધુ થતું હોય છે, SG હાઈવે છે, સિંધુ ભવન રોડ છે, રિવરફ્રન્ટનો અમુક એરિયા છે, અને જ્યાં જ્યાં અમને એવું લાગશે તો અમે આ 4 ટીમને મોકલી અને એનો ટેસ્ટ કરાવશું। એટલે આ પ્રકારે અમારી 31 ડિસેમ્બરની તૈયારી છે। બીજી વસ્તુ છે કે અમે 1/1/2022 થી 31/12/2022 સુધીમાં ટોટલ 37 કેસ કર્યા છે, જેની અંદર MD ડ્રગ્સના છે, કફ સિરપના છે, ગાંજાના છે, ચરસના પણ છે। અને આ અમારા જે કેસો છે એની ટોટલ બજાર કિંમત, જે તમામ પ્રકારનું ડ્રગ્સ મળી અને 1,60,00,000 કિંમતના ડ્રગ્સ ટોટલ 1 વર્ષ દરમિયાન એસઓજીએ પકડેલ છે। એસઓજીએ અગાઉના જે 5 વર્ષ છે એમાં 2007થી લઈ અને 21 સુધીમાં ટોટલ 37, એટલે એમાં 37 કેસો હતા। એની સામે એસઓજીએ આ વર્ષે 37 કેસ કરેલા છે। એટલે એક બાજુ 5 વર્ષના જે ટોટલ કેસ છે એની સામે અમે એક જ વર્ષમાં 5 વર્ષના ટોટલ કેસની સમાન કામગીરી કરેલી છે।
જેના માટે હું મારા બંને એસીપી, મારા પીઆઈઓ, પીએસઆઈઓ અને મારા ટીમના જે તમામ સભ્ય છે એ તમામની મહેનત છે અને તમામને હું અભિનંદન આપું છું. એમાં અમારી પાસે 2 પ્રકારની ટેસ્ટ કીટ છે. એમાં જે સલાઈવા લઈ અને જે ટેસ્ટ કરવાની છે એ અમને 3 દિવસ પહેલાં જ ડીજી સાહેબ તરફથી ફાળવવામાં આવેલ છે. એ એક જ મશીન છે અને અમદાવાદ સિટી યુનિટને ફાળવેલ છે, જે એસઓજીએ રાખી અને કામ કરવાનું છે. એની બજાર કિંમત આશરે 14.5 લાખ રૂપિયા જેટલી છે અને એક ટેસ્ટ કીટની પણ 1500 રૂપિયા પ્રાઇસ છે. એની અંદર મુખ્યત્વે જે છે તો કફ સિરપ છે, એમડી ડ્રગ્સ છે, ચરસ લીધેલું તો ખ્યાલ આવી જશે, અને બીજું બેન્ઝોમાઇન જે પેલી ટેબ્લેટ આવે છે એનું પણ એમાં ખ્યાલ આવી જશે. गुजरात के वडोदरा शहर में सरसिया तालाब निकट खोदे गए गड्ढे में मासूम बच्चे के गिर जाने से मौके पर अफरा तफरी का माहौल देखा गया. गुजरात के वडोदरा शहर में वारसिया इलाके में तब हड़कंप मच गया जब सरसिया तालाब निकट एक छोटा सा बच्चा 10 फीट गहरे गड्ढे में गिर गया. घटना की जानकारी फैलते ही अफरा तफरी मच गई. दरअसल दाहोद के लीमखेड़ा के एक गांव से आया हुआ श्रमजीवी परिवार यहां काम कर रहा था. इस दौरान छोटा सा बच्चा अरुण मावी खेलते खेलते 10 फीट गहरे गड्ढे में गिर गया. घटना की जानकारी परिजनों को मिलते ही पुलिस और दमकल विभाग को भी बुलाया गया. दमकल विभाग की टीम ने जेसीबी की सहायता से गड्ढा चौड़ा कर बच्चे को सुरक्षित रूप से रेस्क्यू कर लिया. इस दौरान मौके पर बड़ी संख्या में लोग भी उमड़ पड़े. पुलिस भी मौके पर पहुंची और जेसीबी की सहायता से बच्चे को सुरक्षित रूप से रेस्क्यू कर 108 एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल भेज दिया गया. વારસિયા તલાવની સામે મહાદેવનું મંદિર હોવાનું ત્યાં જાણકારી મળેલ છે. ત્યાંથી આપણે કોલ મળતા આવીને કામગીરી કરેલ છે. 15 ફૂટ ડીપ હોવાથી આપણે 2 જેસીબીની કામગીરીથી કામ સંપૂર્ણ તમામ કરેલ છે. બાળક સહી સલામત છે, તેને હોસ્પિટલ પહોંચાડવામાં આવે છે. નહીં, બાળકને કોઈ જાનહાનિ થઈ નથી. આજે સવારમાં સરસિયા તળાવ છે જ્યાં ગણપતિનું વિસર્જન દર વર્ષે થાય છે, સિટી પોલીસ સ્ટેશનની હદ આવે છે. ત્યાં સામે રામજી મંદિર જે વર્ષો જૂનાનું પૌરાણિક મંદિર છે, ત્યાંના રિનોવેશનની કામગીરી ચાલુ હતી. એ દરમિયાન ત્યાં જે મજૂર કામ કરતા હોય એ કોલમ ખાડા ખોદતા હતા 10 ફૂટ ઊંડા. એ દરમિયાન એક 10 ફૂટ ઊંડાઈનો અને 2 ફૂટ જેવી પહોળાઈ, 1.5 થી 2 ફૂટ પહોળાઈનો ખાડો હતો. એ જે બાજુમાં બીજો ખાડો, ત્યારે એનું બાળક એટલે સવિતાબેન અને એનું બાળક જે છે અરુણ નામ છે એનું, જેની ઉંમર વર્ષ 3 છે, એ રમતો હતો. રમતા રમતા એ ભૂલથી ત્યાં અંદર પડી જાય છે. એટલે એમને ખબર પડે છે, તાત્કાલિક અમને જાણ થાય છે. અમે ફાયર બ્રિગેડને, એમ્બ્યુલન્સને એમને જાણ કરીએ છીએ અને તાત્કાલિક ફાયર બ્રિગેડની એમની ટીમો આવીને સાથે મળીને આ બાળકને રેસ્ક્યુ કરવામાં આવે છે અને એને કાઢવામાં આવે છે અંદર ખાડામાંથી. અને એની તબિયત હાલમાં સારી છે અને સુધારા ઉપર છે અને હાલમાં એસએસજી હોસ્પિટલ ખાતે એને લઈ ગયેલ છે સારવારમાં. બાળકની ઉંમર 3 વર્ષ છે. માતાનું નામ છે સવિતાબેન છે, પિતાનું નામ છે મહેશભાઈ છે. બાળકનું નામ છે અરુણ છે, ઉંમર વર્ષ 3 છે. साल का आखिरी दिन आज हम मना रहे हैं और 31 दिसंबर के सेलिब्रेशन को लेकर वडोदरा जिला पुलिस ने भी खास तैयारियां की है और नागरिकों को भी खास दिशा निर्देश जारी किए हैं. સૌથી પહેલાં તો 31 ડિસેમ્બર આવતીકાલ જો 31 ડિસેમ્બરનું આયોજન છે, આ બારેમાં આપ મીડિયાના મિત્રોને માહિતગાર કરવા માગું છું અને આપ લોકોના માધ્યમથી બરોડાની પબ્લિક વચ્ચે પણ એ મેસેજ પહોંચાડવા માગું છું. આપ લોકોને બધાને ખ્યાલ હશે કે જૂના ટાઈમથી જ 31 ડિસેમ્બરમાં દારૂની એક મોટી બધી રહે છે. ડ્રંક એન્ડ ડ્રાઇવિંગના ઘણા બધા કેસીસ રહે છે. એને અટકાવવા માટે અમે લોકો ખાસ આયોજનબદ્ધ પ્લાનિંગ કરી છે. સૌથી પહેલાં તો જે દારૂની અવર જવરનો જે મોટા માર્ગો છે, મોટા જે રસ્તાઓ છે, આની ઉપર અમે લોકો ખાનગી વાચ રાખી છે. આ સિવાય જે બાતમીદારોનું નેટવર્ક છે, જે બીજા રાજ્યોથી બીજા જગ્યાઓથી જે દારૂની અવર જવરનો જો માધ્યમો છે, એની ઉપર અમે લોકો બાતમીદારો નેટવર્ક સક્રિય કરવામાં આવેલ છે. અને બરોડાની આજુબાજુમાં મોટા ભાગે જે ફાર્મ હાઉસીસ છે એની સાથે સંપર્ક કરવામાં આવેલ છે, એનો સર્વે પણ કરવામાં આવેલ છે, જેથી ત્યાં આ ટાઈપની કોઈ આલ્કોહોલિક પાર્ટી વગેરે હોય એને અટકાવી શકાય. આ સિવાય વડી કચેરી ગાંધીનગર ડીજી ઓફિસમાંથી પણ આવતીકાલ નાઇટનો કોમ્બિંગ નાઇટ રાખવામાં આવેલ છે, જેથી જેટલા સિનિયર અધિકારીઓ છે અને કર્મચારીઓ છે મોટા ભાગે એ લોકો નાઇટ પેટ્રોલિંગમાં વ્યૂહાત્મક તરીકેથી રહેશે. આ સિવાય રેન્ડમ લોકેશન્સ ઉપર રેન્ડમ વ્હીકલ ચેકિંગ કરવામાં આવશે અને બ્રેથ એનાલાઇઝરના માધ્યમથી પણ
એ ચેક કરવામાં આવશે કે કોઈ પબ્લિકનો માણસ દારૂ પીધેલી હાલતમાં છે કે કેમ. મેન આપણા બરોડા ગ્રામ્ય પોલીસનો જો મોટો છે એ છે કે નો એક્સિડન્ટ્સ ડ્યુ ટુ ડ્રંક એન્ડ ડ્રાઇવિંગ. એ અમે લોકોને એક મેજર મોટો છે આ વર્ષ, અને એ કેમ્પેનમાં આપ લોકોને પણ સહાયની જરૂર છે. અને આપ લોકોના માધ્યમથી હું બરોડાની પબ્લિકને પણ અપીલ કરવા માગું છું કે બિલકુલ કાયદાનું પાલન કરે અને આલ્કોહોલિક બેવરેજીસથી દૂર રહે. લગભગ 17 જેટલા મોટા ફાર્મ હાઉસ છે જેમાં અમે લોકો સર્વે કરી ચૂક્યા છે. આ સિવાય તેમને ફાર્મ હાઉસ તો નહીં કહી શકાય, બટ જે સિટીથી એડજોઇનિંગ જગ્યાઓ ઉપર જે થોડુંક नानू पण फार्म हाउस है, ये बता लोगों ने ये सर्वे में आवरी लेवा मांगी है. वीएनएम बुलेटिन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का. बनी रही हमारे साथ. ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा. देखते रहिए वीएनएम. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई. क्यों ना हम साथ चले, साथ बढ़े, देश मेरे, देश को ले जाए नई दिशा की ओर. आपका जॉय, भारत का जॉय. ધોરણ 12 પછી કેનેડામાં ઓછામાં ઓછા બજેટમાં કઈ રીતે સ્ટડી કરી શકાય એનું સંપૂર્ણ માર્ગદર્શન મેળવવા આજે જ વિઝિટ કરો કાનન ઇન્ટરનેશનલ, જ્યાં તમને મળશે IELTS, PTE, TOEFL, GRE અને સેટના કોચિંગ સાથે કોલેજ યુનિવર્સિટીના સ્ટડી ઓપ્શન્સ, ફેસિલિટીઝ લાઇક મોક ટેસ્ટ, SOP, EMI, એજ્યુકેશન લોન, વિઝા ફાઇલિંગ અને પ્રી ડિપાર્ચર, એવરીથિંગ અંડર વન રૂફ. તો આજે જ આવો કાનન ઇન્ટરનેશનલ એટ ટ્રાઇડન્ટ કોમ્પ્લેક્સ, રેસકોર્સ રોડ, વડોદરા. વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે. આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા. જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ. ઘણી બધી એમિનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई. क्यों ना हम साथ चले, बढ़े, देश मेरे, देश को ले जाए नई दिशा की ओर. आपका जॉय, भारत का जॉय. साल के आखिरी दिन गुजरात के नवसारी जिले में एक भीषण सड़क हादसा सामने आया, जिसमें 9 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. गुजरात के नवसारी जिले में आज सुबह सुबह एक भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें 2022 के साल का आखिरी दिन 9 लोगों की जिंदगी का भी आखिरी दिन बन गया. दरअसल वलसाड़ से भरूच जा रही फॉर्च्यूनर के चालक को अचानक नींद आ गई, जिससे कार डिवाइडर कूदकर अहमदाबाद के प्रमुख स्वामीनगर से वापस लौट रही बस के साथ जोरदार तरीके से टकरा गई. बस के चालक को हार्ट अटैक आ गया. इस हादसे में फॉर्च्यूनर में सवार 9 में से 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि बस में सवार एक यात्री की भी मौत हुई है. इस हादसे में 30 जितने लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया है. इस मामले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर दुख जताया है और घटना में मारे गए लोगों को 2-2 लाख रुपए की सहायता का ऐलान भी किया गया है. साथ ही घायलों को भी 50-50 हजार रुपए की सहायता प्रधानमंत्री मोदी ने देने का ऐलान किया है. आज रोज वહેલી સવારે નેશનલ હાઈવે પરથાણ નવસારી ગ્રામ્યના પરથાણ ગામ પાસે એક ફોર્ચ્યુનર અને લક્ઝરી બસનો અકસ્માત થયેલ છે, જેમાં 9 લોકોનું અવસાન થયેલ છે અને બાકીના જે ઇન્જર્ડ લોકો છે એ 29 જણા, તે પૈકીના 11 લોકોને યશપીન હોસ્પિટલ નવસારી ખાતે સારવાર હેઠળ છે. 17 લોકો છે તેને સિવિલ હોસ્પિટલ નવસારીથી ડૉક્ટર હાઉસ વલસાડ ખાતે તબદીલ કરેલ છે. એક વ્યક્તિ છે તેને સુરત સિવિલ હોસ્પિટલમાં રેફર કરવામાં આવેલ છે. જે લોકોનું અવસાન થયેલ છે તેમનું ઇન્ક્વેસ્ટ થઈ અને પીએમની કાર્યવાહી હાલ ચાલુ છે. गुजरात के अहमदाबाद के एक अस्पताल में आग लग जाने से अस्पताल के 2 कर्मचारी की दम घुटकर मौत हो गई है. गुजरात के अहमदाबाद के नारायणपुर इलाके में जयमंगल BRTS बस स्टैंड निकट मोदी आई केयर सेंटर नामक अस्पताल है, जहां बीती रात आग लग गई. आग लगने की जानकारी पाकर फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंचा, लेकिन फायर ब्रिगेड के अधिकारियों के मुताबिक यहां आग नहीं लगी थी, सिर्फ धुआं ही धुआं था और इस धुएं में दम घुटकर यहां देखभाल करने वाले पति पत्नी की मौत हो गई है. સવારે 9:30 પાંદડી કંટ્રોલ રૂમથી
મેસેજ નવરંગપુરા ફાયર સ્ટેશન ઉપર આવેલો કે તે આવી રીતની આઈકેર હોસ્પિટલ છે ત્યાં આગ લાગેલી છે. ઘટના સ્થળ ઉપર આપણે વાહનો સાથે પહોંચ્યા ત્યારે પરિસ્થિતિ જોતા અમને જાણ થઈ કે અમે પણ ઘટના સ્થળ ઉપર આવ્યા અને જોયું તો ઉપર પહેલે માળે 2 વેકેન્સી હતી અને ધુમાડાથી આખું ભરેલું હતું. હવે આપણે પોલીસને ઘટના સ્થળે બોલાવી દીધી છે. પોલીસ અને એફએસએલ બધી ફોટોગ્રાફી અને એની તપાસ કરે છે. તેના કારણે આગ લાગેલી છે એ બધી તપાસ કરે છે. તપાસ થયા પછી આપણને ચોક્કસ કારણ. દરવાજો બંધ હતો એટલે અમે દરવાજો ખખડાયો. પહેલાં અમારા સિમનભાઈ આવી ગયા થોડી વારમાં, એ અમે ભય થઈ ગયા. હવે દરવાજો ખખડાયો, કાંઈ અવાજ આવ્યો નહીં. પછી નરેશને ફોન લગાવ્યો. અમે રિંગ વાગતી હતી પણ ફોન ઉઠાવ્યો નહીં. 4-5 ફોન મેં લગાવ્યો, સિમનભાઈએ લગાવ્યો, કંઈ અવાજ નહીં આવ્યો. એટલે પછી અહીંયા પાછળ આવીને જોયું તો ત્રીજે માળે બારીમાં બાથરૂમમાં થોડો ધુમાડો દેખાયો. એટલે પછી સિમનભાઈને કીધું કે આ તો કાંઈક થયું લાગે. પછી મેન દરવાજે જઈ અમે ખખડાયું તો કશો અવાજ આવ્યો નહીં. પછી પાછળ ગયા. પાછળ આપણે સીડીમાં કાચની બારી છે એ તોડી ને ચિમનભાઈ મને ઓછો કર્યો અંદર. એટલે જોયું 2 ડેડ બોડી સીડીને પડી ગઈ. ચિમનભાઈ કીધું કે હવે દરવાજો ખોલો. એટલે મેં દરવાજો પછી અંદરથી 2 લોકો ખોલ્યા. એટલે અંદર આગને કારણે થયું હોય એવું આપને લાગે? આગને કારણે થયું હોય ને, બધું ધુમાડો થોડો ચાલુ હતું અંદર. અચ્છા, બંને પ્રયત્ન કરેલા ખરા આગ બોલાવવાના? હા, પાઇપ પડેલી છે ને, ફાયર બ્રિગેડની પાઇપ ખીચીની જોડે પડી. અચ્છા, કયા માળે આ લોકો બંને સૂતા હતા એવું? પહેલા માળે જ ઊંઘતા. પહેલા માળે જ ઊંઘતા હતા. અને આગ કયા માળે લાગી છે? પહેલા માળે જ લાગી. સ્થળ ઉપર પ્રથમ આવેલા એમના પિતાજી છગનભાઈ, જે આ બનાવની જાહેર કરનાર છે, એમના કહેવા મુજબ ત્યાં આ બંને પતિ પત્ની ઉપરથી કદાચ સૂતા હશે અને નીચે આગ લાગીને જાણવા મળેલું હશે. તો એમને આગ ઠારવાની પણ કોશિશ કરેલી હોય એવું દેખાય છે. કારણ કે હોસ્પિટલની અંદર જે ફાયર બ્રિગેડની સિસ્ટમ જે છે એનો હોસ પાઇપ નીચે પડેલો છે એ જોવામાં આવેલ છે. જે હોસ પાઇપ ફાયર બ્રિગેડના અધિકારી લાવેલા નથી એવું જણાવેલું. તેમજ પોતે જ્યારે આગ લાગવાને કારણે હોસ્પિટલમાં શોર્ટ સર્કિટ લાઇટ ચાલી ગયેલી છે, જે અંધારું થવાથી ફરીથી તે સફોકેશન કે કોઈ પણ શ્વાસમાં ગુંગના પણ થવાથી ઉપર જવાની કોશિશ કરતા સીડી ઉપર પગ લપસી ગયેલ, કોઈ પણ અંધારામાં પડી ગયેલા છે એવું જણાય છે. અચ્છા સાહેબ, સીસીટીવી હોસ્પિટલ તરફથી એવું કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે રાત્રે કોઈ મૂવમેન્ટ હોતી નથી, ફક્ત સિક્યોરિટી ગાર્ડ હોય છે, એટલે સીસીટીવી રાત્રે બંધ રાખે. શું આમાં કોઈ કાર્યવાહી થઈ શકે ખરી? તપાસ કરી રહ્યા છીએ. એમાં શું આગળ છે વિગત જાણીએ નહીં. આગળની કાર્યવાહી કાયદેસરની હાથ ધરવામાં આવશે. गुजरात के अहमदाबाद में भव्य फ्लावर शो को मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के हाथों शुरू करवाया गया है। गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित फ्लावर शो के उद्घाटन के बाद मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने खुद खुली कार में बैठकर इस फ्लावर शो को देखने का आनंद भी लिया। यहाँ आज़ादी का अमृत महोत्सव और G20 की थीम पर पूरे फ्लावर शो को सजाया गया है। सुबह 10 बजे से रात के 10 बजे तक 12 जनवरी तक ये फ्लावर शो आम जनता के लिए खुला रखा जाएगा। 35 लाख रुपए की लागत से इस फ्लावर शो का आयोजन किया गया है, जहां देश विदेश के 150 जितने फूलों से अलग अलग स्कल्पचर्स को सजाया गया है। 10 लाख से ज्यादा सैलानी इस फ्लावर शो की विजिट कर सकते हैं। यहाँ अलग अलग 20 जगहों पर सेल्फी पॉइंट भी बनाए गए हैं ताकि यहाँ आने वाले लोग खूबसूरत फूलों के साथ अपनी सेल्फी ले सके। साथ ही यहाँ मास्क कंपलसरी किया गया है और कोरोना गाइडलाइंस के पालन की हिदायत लोगों को दी गई है। 12 साल से ऊपर के लोगों के लिए 30 रुपए टिकट भी यहाँ रखी गई है। यहाँ अलग अलग साइज के फ्लावर टावर, मेहंदी में से बनाए गए ओलंपिक खेल के स्कल्पचर के साथ 200 फीट लंबी ग्रीन वॉल, फ्लावर लव गेट, फ्लावर फॉल पॉट, फ्लावर ट्री और विभिन्न रंगों के फ्लावर रोल के स्कल्पचर, बॉल, डॉल्फिन लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। फ्लावर शो में वन्य सृष्टि के स्कल्पचर को संजोते हुए संजीवनी पर्वत के साथ हनुमान जी की प्रतिकृति भी बनाई गई है। साथ ही धन्वंतरी और चरक ऋषि का स्कल्पचर भी यहाँ देखने मिल रहा है, जिसमें ऑर्किड, रेनिकुलस, लीलियम, पिटूनिया, डायंथस जैसे 10 लाख से ज्यादा प्लांटेशन लोगों में आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। लापरवाही बरतने पर गुजरात के वडोदरा शहर में आने वाले दिनों में कोरोना संक्रमण बढ़ सकता है। ऐसे में त्योहारों को गाइडलाइन के पालन के साथ ही मनाने की हिदायत दी गई है। गुजरात के वडोदरा शहर में कोरोना संक्रमण धीमी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है।
कोरोना संक्रमित मरीजों को वडोदरा के एसएसजी अस्पताल में इलाज भी दिया जा रहा है। उन्हीं में से एक बुजुर्ग व्यक्ति की स्थिति फिलहाल क्रिटिकल भी है। ऐसे में एसएसजी अस्पताल के सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर रंजन अय्यर ने कोरोना गाइडलाइंस के पालन का वडोदरा शहर के लोगों से अनुरोध किया है। उनका कहना है कि 31 दिसंबर से लेकर आने वाले उत्तरायण के त्योहार तक संयम बरतकर और कोरोना गाइडलाइंस के पालन के साथ ही हमें त्योहारों को मनाना चाहिए। कल एक मरीज 74 या 75 साल के एक वयोवृद्ध सीनियर सिटीजन हमारे पास एडमिट हुए हैं। उनकी पोजीशन थोड़ी क्रिटिकल है। उनके लिए पर्याप्त मात्रा में सारी सुविधाएं मुहैया कराई गई है और ज़रूरत पड़ने पर उनको इंट्यूबेट भी कर दिया गया है और बाईपैप वेंटिलेटर पे उनको रखा जाएगा। ऐसी दहशत भी है। कल से आज उनकी तबीयत थोड़ी बेहतर है, ऐसा मुझे बताया गया है और इससे ज़्यादा कोई मरीज़ है नहीं। और जो एक रूटीन गाइडलाइंस है कोविड की कि मास्क पहनना चाहिए, क्राउडेड प्लेसेस को अवॉइड करना चाहिए, अफवाहों से दूर रहना चाहिए। आज न्यू ईयर का सेलिब्रेशन होगा, उसमें ज़्यादा भीड़ भाड़ अवॉइड करें। इसके बाद उत्तरायण होगी 13-14 तारीख को, जो कि हम गुजरातियों का बड़ा पॉपुलर फेस्टिवल है, वहाँ पे भी भीड़ भाड़ अवॉइड करें तो शायद ये कोविड वेव से हम ज़रूर बच पाएंगे। केस बढ़ते हैं तो हमने 22 आइसोलेशन में और ज़रूर पड़ने पर एडिशनल 100 कोविड बेड्स तैयार रखे हुए हैं। हमारे पास 40,000 लीटर की लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की टैंक्स हैं और 5,450 लीटर PSA बेस्ड ऑक्सीजन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स भी हैं, ऑक्सीजन प्रोड्यूसिंग प्लांट्स भी हैं। मैन पावर पर्याप्त मात्रा में है और बाकी अगर कुछ ज़रूरत होगी तो हम युद्ध के दौरान पे वो तैयारियां पूरी करके शहर पे आने वाली सारी विपदाओं में हम लड़ने की पूर्ण तैयारी के साथ बैठे हुए हैं। मास्क पहनो, भीड़ भाड़ से बचो, फ्रीक्वेंटली हाथ हैंड वॉश करो, अफवाहों से अपने आप को दूर रखें और जिनका टेस्टिंग बाकी है, जिनका वैक्सीनेशन बाकी है, उनको जल्द से जल्द वैक्सीनेशन ले लेना चाहिए। ख़ासतौर से सीनियर सिटीज़न, कोमॉर्बिडिटीज़ वाले, वो सारे मरीजों को हमारी ये अपील रहेगी। गुजरात के वडोदरा शहर में हाथी दांत से बनी हुई वस्तुओं की बिक्री करने वाले व्यक्तियों पर कानूनी कार्रवाई की गई है। गुजरात के वडोदरा शहर में प्राणियों के हित में काम करने वाली संस्था GSPCA को जानकारी मिली थी कि वडोदरा में कोठीपोड़ निकट किरण शाह की दुकान में हाथी दांत से बनाई हुई वस्तुओं की बिक्री होती है, जिसके आधार पर वन विभाग के साथ रखकर यहां छापेमारी करने पर दुकान से हाथी दांत की वस्तुएं मिली है, जिस पर कानूनी कार्यवाही की गई है। गुजरात स्तर पर यह पहला मामला दर्ज हुआ है। वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो मुंबई की ऑफिस से ऑनलाइन कुछ बड़ौदा में एनिमल तस्करी या बॉडी पार्ट्स बेचे जा रहे हैं, ऐसी इन्फॉर्मेशन थी। वही इन्फॉर्मेशन हमको पास करके हमने यहाँ पे बड़ौदा में एक शॉप में जाके डमी कस्टमर भेज के जो खराई की, उसकी पहचान की। उसके बाद वहाँ की टीम आई और हम लोग और वडोदरा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने वहाँ के शॉप में जाके रेड करने के बाद पता चला कि उसके पास 2 राइनो हॉर्न और बाकी के एलिफेंट टीथ की कुछ कलाकृतियाँ और जो मूर्ति कर कुछ मिला है, जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के सेक्शन 1 में आते हैं। उसके सामने FOR में चार्जशीट दाखिल कर ली है और कोर्ट में पेश करने के बाद कोर्ट ने 5 दिन का रिमांड दिया है कि आगे जाके चेक करो कि कहाँ पे कौन सी चीज़ दी है। तो इसीलिए और भी ज़्यादा कुछ मिल सकता है। साथ में वो भी इन्फॉर्मेशन मिली थी कि राजस्थान में वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो को कि राजस्थान में भी साथ में रेड करने के बाद कुछ एलिफेंट टीथ के कुछ ऑर्नामेंट्स और मूर्तियाँ सब मिली हुई है। हम लोग को फिर एक बार बोल रहे हैं कि आपके पास कोई भी वन्य जीव या बॉडी पार्ट हो, कुछ भी हो, एनिमल प्रोडक्ट हो, तो प्लीज़ आप नियरेस्ट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को दे दीजिए। गुजरात के राजकोट में भारत और श्रीलंका के बीच आयोजित होने वाली T20 मैच की टिकटों की बिक्री शुरू कर दी गई है। गुजरात के राजकोट में भारत और श्रीलंका के बीच 7 जनवरी को राजकोट के सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में T20 मैच का आयोजन किया गया है,
जिसकी टिकटों की ऑनलाइन बुकिंग शुरू कर दी गई है। इस मैच में टिकटों की कीमत 1100 से लेकर 7000 तक तय की गई है। क्रिकेट प्रेमी बुक माई शो से अपनी पसंदगी की टिकट खरीद पाएंगे। इसके अलावा 1 दिसंबर से सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम समेत के आउटलेट पर भी टिकटों की बिक्री शुरू कर दी जाएगी। 7 जनवरी को शाम 7 बजे इस मैच का आयोजन किया गया है, जिसे लेकर लोगों में काफी उत्साह देखने मिल रहा है। 6 जनवरी को ही दोनों टीमें राजकोट पहुंच जाएगी, जिनके स्वागत के लिए खास तैयारियां की गई है। गरबा के साथ खिलाड़ियों का स्वागत किया जाएगा और यहां ठंड ज्यादा होने की वजह से खिलाड़ियों को उड़द पाक जैसी सर्दियों के व्यंजन भी परोसे जाएंगे। इन दिनों पूरे गुजरात में इस मैच के आयोजन को लेकर काफी उत्साह देखने मिल रहा है। गुजरात के सूरत शहर में खूबसूरत समंदर किनारा डूमस है, जिसके विकास के लिए सरकार अब कोशिश कर रही है। गुजरात के सूरत शहर में प्रसिद्ध समंदर किनारा डूमस है, जिसके विकास के लिए सरकार अब प्रयासरत है। डूमस डेवलपमेंट पर एक खास बैठक आयोजित हुई, जिसमें भाजपा के अध्यक्ष CR पाटिल, गृह मंत्री हर्ष संघवी, दर्शना जरदोश समेत के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की उपस्थिति रही। इस मामले सर्किट हाउस में आयोजित बैठक में डूमस के विकास पर चर्चा की गई। 300 करोड़ इस डेवलपमेंट के पीछे खर्च किए जाएंगे और 3 महीने में डूमस के डेवलपमेंट की कार्यवाही को पूरा किया जाएगा। डूमस डेवलपमेंट सीलिंग प्रोजेक्ट मामले भी इस बैठक में चर्चा की गई। सूरत सर्किट हाउस में आयोजित इस बैठक में महानगर पालिका के कमिश्नर और अधिकारियों की भी उपस्थिति रही। इस मौके पर दिए गए प्रेजेंटेशन में डूमस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को लेकर कई दिशा निर्देश भी दिए गए। साथ ही वन विभाग के अधिकारियों के साथ भी संकलन किया गया और जल्द से जल्द इस प्रोजेक्ट को पूरा करने पर मंत्रियों और अधिकारियों द्वारा जोर दिया गया। आज नवसारीना सांसद श्री CR पाटिल साहेब, केंद्र सरकारना राज्य कक्षाना मंत्री आदरणीय श्रीमती दर्शनाबेन जरदोश, मेयर श्रीमती हेमालीबेन बोगावाला, मारा साथी मंत्री मुकेश भाई पटेल, प्रफुल्ल भाई पानसरिया, सूरत शहरना सौ धारासभ्यश्रीओ અને અધિકારીઓ જોડે સુરત શહેરના વિવિધ પ્રોજેક્ટો માટેની એક બેઠક બોલાવવામાં આવેલી હતી। ખાસ કરીને સુરત શહેરના ડુમસ રિવરફ્રન્ટ પ્રોજેક્ટ, સુરત શહેરની તાપી શુદ્ધિકરણ, સુરત શહેરનો રિવરફ્રન્ટનો પ્રોજેક્ટ, સુરત શહેરના બરાજના પ્રોજેક્ટને લઈને સુરત શહેરમાં ઇલેક્ટ્રોનિક વ્હીકલ્સનો વધારો કઈ રીતે થઈ શકે તેના માટે, BRTSની કનેક્ટિવિટી માટે અને મહાનગરપાલિકા અને રાજ્ય સરકાર વચ્ચે સંકલન માટે જે મહત્ત્વના જે પ્રોજેક્ટો છે તે માટે બેઠક બોલાવવામાં આવેલી હતી। તમામ ધારાસભ્યશ્રીઓએ અને તમામ ચૂંટાયેલા પ્રતિનિધિઓએ આદરણીય મેયરશ્રી અને એમની આખી ટીમને અભિનંદન આપ્યા છે। જે પ્રકારે સુરત મહાનગરપાલિકા સુરત શહેરના લોકો માટે સુખાકારી પ્રોજેક્ટો માટે જે પ્રકારે કામગીરી કરી રહી છે અને નવા આયામો જે શેર કરી રહી છે એ ખૂબ મહત્ત્વના છે। આવનારા દિવસોમાં લોકોના ઉપયોગમાં આવે તે માટે ખાસ કરીને કિલ્લામાં સાઉન્ડ એન્ડ લાઇટ શોનો જે પ્રોજેક્ટ છે, BRTS જોડે એન્ડ ટુ એન્ડ કનેક્ટિવિટી વધુ કઈ રીતે થઈ શકે તેના માટે, મેટ્રોની કામગીરી કઈ રીતે ચાલી શકે છે એના માટે, જે રેલવે સ્ટેશનની કામગીરી ચાલી રહી છે એની બી ચર્ચા થઈ, મહાનગરપાલિકાનું જે મુખ્ય બિલ્ડિંગ બનવાનું છે એની બી ચર્ચા થઈ। આ તમામ વિષયો પર આજે ચર્ચા કરવામાં આવી છે અને તમામ કામો, તમામ મહત્ત્વના પ્રોજેક્ટો ખૂબ ઝડપથી આગળ વધે તે માટેની આજની આ સંકલન બેઠક હતી। ખાસ કરીને માર્ગદર્શન આજે ભારતીય જનતા પાર્ટીના પ્રદેશ અધ્યક્ષ અને નવસારીના લોકસભાના સાંસદ શ્રી CR પાટીલ સાહેબે બી આપ્યું છે। 2022 के आखिरी दिन आज गुजरात के वडोदरा शहर में टीम गब्बर द्वारा जरूरतमंद महिलाओं को साड़ी और तुलसी के पौधे का वितरण किया गया। खास दिनों को अपने परिजनों और रिश्तेदारों के साथ तो हर कोई मनाता है, लेकिन गुजरात के वडोदरा शहर में टीम गब्बर ने साल के आखिरी दिन को गरीब और जरूरतमंद महिलाओं के साथ मनाया। इस मौके पर टीम गब्बर द्वारा महिलाओं को साड़ी और तुलसी के पौधे का वितरण किया गया। साथ ही उन्हें होटल में खाना खिलाकर खुशियां बांटी गई। वडोदरा शहर में टीम गब्बर हर हमेशा सेवाकीय कार्य अंदर अग्रेसर रहे છે। એ જ રીતે આજે જે 31 ડિસેમ્બર છે અને ટીમ ગબ્બર દ્વારા તમામ મીડિયા મિત્રો દ્વારા
આજે અમે જે એક હોટલમાં લાવ્યા છે અને વૃદ્ધ અને જે કહેવાય છે કે વિધવા બહેનો હોય આ લોકોને સાડી વિતરણ તો હર વર્ષે કરીએ જ છે, 7 વર્ષથી કન્ટિન્યુઅસ કરીએ છીએ, પરંતુ આ વર્ષે અમારો એક કોન્સેપ્ટ હતો કે ભાઈ હોટલમાં જમાડી અને અમને તુલસીનું છોડ આપી અને આજે જે 31 ડિસેમ્બરની ઉજવણી કરી છે અને આવનારા વર્ષો ખૂબ સારી રીતે જાય તેવી સૌને એક प्रार्थना और अभिनंदन आपिए हैं। आज 31 पूरे विश्व में जिस तरह सेलिब्रेट हो रही है और बड़ौदा शहर में हम टीम गब्बर ने कोतरी में आए हुए आशीष रेस्टोरेंट में जो बुज़ुर्ग महिला है और जो विडो लेडी है हमारी बहनें हैं उनको लेके हमने एक खाने का आयोजन किया था, लंच का। साथ साथ में हमने उनको पिछले 6 साल से हम लोग उनको साड़ी तो गिफ्ट में देते ही थे एज अ 31 सेलिब्रेट में, तो इस बार हमने इनको साड़ी तो दी है, साथ में उनको लंच पे भी लेके आए हैं और उनको वही फील करवाना चाहते हैं कि हम आप लोग के साथ खड़े हैं। साथ में दूसरे युवाओं को भी मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि कल नया साल आ रहा है और आप एक संकल्प लें कि आपके आसपास भी कई लोग ऐसे हैं कि इनको मदद की ज़रूरत है, तो आप आगे आइए और राष्ट्र निर्माण में ऐसे लोगों को साथ लेके राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दीजिए। गुजरात के वडोदरा शहर में कई जगहों पर ट्रैफिक समस्या वाहन चालकों के लिए आम होती जा रही है। ऐसा ही एक पॉइंट है बूढ़ा सर्कल, जहां ट्रैफिक समस्या वाहन चालकों को हमेशा ही परेशान करती है। यह है गुजरात के वडोदरा शहर का बूढ़ा सर्कल, जहां दिन भर ट्रैफिक जैम देखने मिलता है। आप सुबह गुजरे यहां से या शाम को गुजरे, आपको ट्रैफिक से रूबरू तो होना ही पड़ेगा। वडोदरा शहर के चारों ओर से आने वाले वाहन चालकों की वजह से यहां ट्रैफिक जैम होता है। वडोदरा शहर में नए ओवरब्रिज लगातार बनाए जा रहे हैं। हाल ही में गुजरात राज्य का सबसे लंबा फ्लाईओवर ब्रिज वडोदरा शहर में बनकर तैयार हुआ है। ऐसे में बूढ़ा सर्कल की ट्रैफिक समस्या को हल करने के लिए भी कोई ओवरब्रिज बनाने की जरूरत लग रही है। यहां से गुजरने वाले वाहन चालकों को रोजाना 10 से 15 मिनट बिगाड़नी पड़ती है और ऐसे में वाहन चालक यहां की ट्रैफिक समस्या को सुलझाने के लिए ठोस कदम उठाए जाने की मांग कर रहे हैं। गुजरात की कला नगरी वडोदरा शहर में अक्षर तबला एकेडमी का वार्षिक उत्सव संगीतमय कार्यक्रम के साथ आयोजित किया गया। गुजरात की कला नगरी वडोदरा में तबला सीखने के चाहकों को सालों से अक्षर तबला एकेडमी का मंच मिलता रहा है। अक्षर तबला एकेडमी द्वारा 2 साल के कोरोना काल के बाद फिर एक बार वार्षिकोत्सव समन्वय के रूप में मनाया गया। इस मौके पर प्रसिद्ध अग्रणियों ने तबला बजाते हुए अद्भुत समा बांधा। साथ ही अक्षर तबला एकेडमी के छात्रों ने यहां बेहतरीन प्रस्तुतियां दी। इस मौके पर प्रसिद्ध तबलावादक राकेश नाई, यशवंत वैष्णव ने भी तबला बजाकर सभी को मंत्रमुग्ध किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में तबला वादन के चाहकों की भी उपस्थिति रही, जिन्होंने तबला बजाने वाले कलाकारों को खूब सराहा। આજે સમન્વયનો 15મો વર્ષનો પ્રોગ્રામ છે। અમે સમન્વય 15 વર્ષથી કરી રહ્યા છીએ, જેમાં નાના બાળકો, બડિંગ આર્ટિસ્ટ હોય, જે નવા તબલા શીખતા હોય, એ બધાને પ્રોત્સાહન આપવા માટે અમે એમને સ્ટેજ અર્પણ કરીએ છીએ। નો પ્રોફિટ પર ચલાવીએ છીએ અમે, કોઈ આમાં ચાર્જ નથી કરતા અને બધા જ છોકરાઓને પ્રોત્સાહન આપી નાનો મોટો ભાગ ભજવવા માટે એમને સ્ટેજનું પરફોર્મન્સ આપીએ છીએ। અને રાકેશ સર જે અક્ષર તબલા એકેડમીના છે, એ એમાં ખૂબ જ પ્રયત્ન અને મહેનત કરી છોકરાઓને તૈયાર કરે છે દર વર્ષે। આ સિવાય અમે દર વર્ષે એક નેશનલ આર્ટિસ્ટને બોલાવીએ છીએ
અને એ નેશનલ આર્ટિસ્ટ એવા હોય છે કે જેનું એવું નહીં કે ગુજરાત ખાતે પણ ઓલ ઓવર ઇન્ડિયા એમની પ્રખ્યાત હોય છે. તબલામાં જુદા જુદા ઘરાના હોય છે, અજરાડા ઘરાના, પંજાબ ઘરાના, બનારસ ઘરાના. એટલે અમે આ વખતે જે આપણા આર્ટિસ્ટ આવ્યા છે તે પંજાબ ઘરાનાના છે. પંજાબ ઘરાના એટલે બધાને નામ ઝાકીર હુસેનનું તો ખબર જ હોય છે, એ પંજાબ ઘરાનાના છે. અને આ બહુ યંગ આર્ટિસ્ટ છે, યશવંતજી વૈષ્ણવ કરીને છે, પુણેના છે. પણ જે 28 વર્ષની ઉંમરે એમને જે વગાડવાના છે આજે, એ ખરેખર આ એમની જબરજસ્ત મહેનત પછી આવું, અથવા તો ભગવાનની ઉપરવાળાની કૃપા છે કે એમના પર આટલો કમાન્ડ તમને તબલા પર આપી શકે. એટલે આવા આર્ટિસ્ટ આવવાથી છોકરાઓને પણ પ્રોત્સાહન મળે, વડોદરા નગરીને પણ પ્રોત્સાહન મળે કે ના ભાઈ આ આપણું ક્લાસિકલ મ્યુઝિક છે, એને પ્રોત્સાહન આપી અને આપણે આગળ વધારીએ. અમારા ઘણા છોકરાઓ વિશારદ થયા છે. એમાંથી ઘણા છોકરાઓએ પેલા ટીવીમાં જે આવતા હોય છે ને એ પ્રોગ્રામોમાં પણ ગયા છે. પછી અમુક સ્ટેજ પછી દરેક પોતાનું કેરિયર જેવું હોય છે એ પ્રમાણે આગળ વધતા હોય છે. આ અમારો પ્રયત્ન છે. આ પ્રયત્ન ચાલુ રહેશે અને સમન્વય સમયની સાથે ચાલી રહ્યું છે. જોઈએ આગળના ભવિષ્યના વર્ષોમાં આપણે કેવો પ્રયત્ન અને કેવો प्रोग्रेस करी सकते हैं. नई भोजन प्रथा को विश्व समक्ष रखने वाले और साथ ही विश्व को दवाई रहित बनाने का अभियान चलाने वाले विशेषज्ञ बीवी चौहान का वडोदरा में सम्मान किया गया. गुजरात के वडोदरा शहर के अकोटा स्थित सर सयाजीराव नगर गृह में नई भोजन प्रथा का निःशुल्क शिविर आयोजित किया गया. इस शिविर में दवाई रहित विश्व के अनोखे अभियान के प्रणेता गुरु बीवी चौहान का सम्मान किया गया. साथ ही इस मौके पर जीवन के बारे में लिखा गया उनका पुस्तक कायाकल्प के शिल्पी का विमोचन भी किया गया. इस मौके पर रेकी हीलिंग फाउंडेशन के निसर्गोपचारक NK शर्मा की खास उपस्थिति रही. बीवी चौहान द्वारा खास अभियान शुरू किया गया है जिसमें बिना पकाए खाना खाकर कैसे बीमारियों से दूर रहा जा सकता है उसका प्रचार प्रसार किया जा रहा है. इसी के बारे में बीवी चौहान ने सर सयाजीराव नगर गृह में उपस्थित लोगों को जानकारी दी. उन्होंने कहा कि नई भोजन पद्धति को अपनाने से कई बीमारियों से विश्व को आज़ादी मिल पाएगी. एक ही चीज़ जो अब तक मुझे समझ में आई है कि परमात्मा ने हमारा शरीर ऐसा बनाया कि मरते दम तक ये बढ़िया काम करना चाहता है, एक एक कोशान हो. अगर इसके काम में बाधा ना डालें तो ये बिल्कुल फल की तरफ पक्के संसार से जाता है. तो एक ही चीज़ मैंने जानी कि हेल्थ तो मिलाया है, बीमारियां हमें कमानी पड़ती है और बहुत मेहनत करके कमानी पड़ती है. तो मेरे लिए तो डिजीज़ इम्पॉसिबल है क्योंकि मैं और मेरा परिवार जो है उसमें रोग और दवा, ये डॉक्टर, ये शब्द हमारे जीवन में है ही नहीं. इसलिए हर आदमी अगर अपने सही आहार का चुनाव कर लें और अपने जीवन को, अपने शरीर से प्यार कर लें, इसको मंदिर की तरह ट्रीट करें, इसको कूड़ेदान की तरह नहीं, तो हर आदमी स्वस्थ हो सकता है. आज जो वडोदरा खाते प्रोग्राम चाली रह्यो छे ए मारा जीवन उपर अहींना NDS ग्रुप एमणे एक पुस्तक लख्युं छे અને એનું વિમોચન એક આનો આજે પ્રોગ્રામ અહીંયા રાખવામાં આવ્યો છે અને બહુ વિશાળ સંખ્યામાં આખા દેશમાંથી લોકો અહીંયા પધાર્યા છે. તો એ બદલ હું સૌનો હાર્દિક આભાર માનું છું અને આપ સૌ મીડિયાનો પણ ધન્યવાદ. હા, નવી ભોજન પ્રથા એને એક એવું નામ આપ્યું છે. હકીકતે એ ઈશ્વર દત્ત ભગવાને આપેલું ભોજન જમવું જે અન્ય પ્રાણી ખાય છે અને નિરોગી રહે છે, એ જ રીતે જો આપણે પણ આપણે માટે જે ભગવાન રામ, હનુમાનજી એ બધાએ જે ભોજન ખાધું, કુદરતી આહાર, કુદરતી રૂપે, ખેતી પણ કર્યા વગર અને કાંઈ કર્યા વગર, કાંઈ પકાવ્યા વગર, તો એવું જો આપણે ખાઈએ તો આપણું પણ જીવન એટલું શુદ્ધ, નિર્મળ અને પ્રભુ ભક્તિવાળું થાય એની સમજ આ નવી ભોજન પ્રથાથી આખા વિશ્વમાં આપીએ છીએ. કરોડો લોકો એનાથી પોતાના રોગોથી મુક્ત થયા છે અને જીવન બદલાયું. गुजरात के वडोदरा शहर में वाघोड़िया रोड पर पर्णव वाटिका में स्थित एक मकान को कॉरपोरेशन द्वारा कोर्ट के स्टे के बावजूद तोड़ने की कोशिश की गई.
गुजरात के वडोदरा शहर में वाघोड़िया रोड पर कला दर्शन निकट पर्ण वाटिका सोसाइटी है, जहां प्लॉट नंबर 4 और 5 अवैध होने की बात कहते हुए वडोदरा महानगर पालिका द्वारा तोड़ने की कवायद की गई। इस घर को नहीं तोड़ने का स्टे ऑर्डर भी घर मालिकों के पास है। उसके बावजूद वडोदरा महानगर पालिका द्वारा की गई इस कवायद का निवासियों द्वारा विरोध किया गया। कॉरपोरेशन वाले इसलिए मकान तोड़ने के लिए आ रहे, बोले कि मकान इलीगल है। हमने कोर्ट के अंदर केस किया है, कोर्ट में तारीख अभी पड़ रही है, ओरल स्टे भी लाया है, पर कॉरपोरेशन का अधिकारी बिल्डर के साथ कुछ भी साठगांठ है ऐसा लग रहा है। और ये बोल रहे हैं कि हम तुम मकान खाली करो, मकान हम लोग तोड़ने आ जाए, अभी तोड़ेंगे। और कुछ सुनने को तैयार नहीं है। मैंने पुलिस को भी बुलाया है, सुनने को तैयार नहीं है, अधिकारी कुछ बोल नहीं रहे। और हमारी कोर्ट के अंदर तारीख भी गिर रही है। लास्ट डेट है 30 जनवरी 2023 और ओरल स्टे भी है। हमें तो कुछ पता भी नहीं, हमारा केस अभी चल रहा है कोर्ट में। और ये जो बिल्डर है वो बिल्डर यहाँ पे झूठा इल्ज़ाम लगा कि यहाँ पे आ गया है, और ये कॉरपोरेशन वाले को एक दिन बेच देते हैं। ये एक वीक से हमको हैरान कर रहा है। कॉरपोरेशन वाले को बेचते हैं, पुलिस को बेचते हैं, बोगस डॉक्यूमेंट लेकर आ जाते हैं और यहाँ पे तोड़ने का बोल रहे हैं। ऐसा बोल रहे हैं कि घर के बाहर निकलो, ये मकान तोड़ना है। अभी हम छोटे छोटे बच्चे को लेकर कहाँ जाएंगे? अभी हमको तो कुछ पता भी नहीं है। हमारा केस अभी चल रहा है, हमारा केस हाई कोर्ट में चल रहा है। ये इसका घर है। हम स्टे लेके आए हैं तो भी ये परेशान करते हैं, जो तोड़ने आ जाते हैं, बार बार इधर आ जाते हैं पूछने क्या है। स्टे लेके आए तो भी फ्रॉडगिरी करके हैरान करते हैं, फेसबुक से फोटो निकाल के सब करते हैं। फ्रॉडगिरी सही सब ऐसे करते हैं ये लोग, नकली सही करके सब परेशान करते हैं। हम क्या करें? अभी ये कितनी साल से चलता है। अभी तो मेरी सास भी इसी वजह से ऑफ हो गई है। अभी मेरे ससुर की तबीयत भी अच्छी नहीं है, क्या करें हम? कोरोना काल के 2 साल बाद 31 दिसंबर के सेलिब्रेशन को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखने मिल रहा है, और इसी बीच अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए सूरत पुलिस ने कमर कस ली है। 2 साल के कोरोना काल के बाद फिर एक बार 31 दिसंबर के सेलिब्रेशन को लेकर पूरे गुजरात में उत्साह देखने मिल रहा है। इसी बीच सूरत पुलिस अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए एक्शन मोड में दिखाई पड़ रही है। सूरत में प्रवेश करने वाले सभी वाहनों की सघन चेकिंग हो रही है। त्योहारों में किए जाने वाली अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए सूरत पुलिस इन दिनों कार्यवाही में जुटी हुई है। सूरत से संघ प्रदेश दमन नजदीक है, जहां शराबबंदी नहीं है। ऐसे में दमन से बड़ी मात्रा में शराब सूरत और गुजरात के अन्य शहरों में लाई जाती है, जिस पर लगाम कसने के लिए सचिन इलाके में पीआई समेत के सभी पुलिस कर्मचारी सघन वाहन चेकिंग में जुटे हुए देखने मिले। सूरत में सभी प्रवेश द्वारों पर इसी तरीके की वाहन चेकिंग देखने मिली। सूरत के डिंडोली में भी पुलिस ने सघन वाहन चेकिंग करते हुए सभी वाहन चालकों को अवैध गतिविधियों से दूर रहने की हिदायत दी। कोरोना के बढ़ते संक्रमण की दहशत के बीच गुजरात के राजकोट को कोविशील्ड के 2500 डोज सरकार ने दिए हैं। दुनिया के कई देशों में बढ़ रहे कोरोना केस को ध्यान में रखकर भारत सरकार भी काफी चौकसी बरत रहा है। सभी से बूस्टर डोज लगवाने की अपील की गई है, लेकिन ज्यादातर नगरपालिकाओं के पास वैक्सीन के डोज उपलब्ध नहीं है। राजकोट महानगर पालिका द्वारा सरकार के पास कोविशील्ड के 25,000 डोज मांगे गए थे, लेकिन कोविशील्ड के डोज नहीं मिल पाए हैं। सरकार ने राजकोट महानगर पालिका को कोवैक्सीन के 2500 डोज आवंटित किए हैं। राजकोट में 10,000 से ज्यादा लोगों को कोवैक्सीन की ड्यू डेट है। लोग प्रिकॉशन डोज लेना चाहते हैं, लेकिन स्वास्थ्य केंद्रों पर वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। 2500 डोज मिलने के बाद वैक्सीनेशन शुरू कर दिया गया है। अगले सप्ताह राजकोट में सोमवार या मंगलवार तक कोविशील्ड भी पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। वीएनएम के न्यूज रूम से आज बस इतना ही। आज 2022 का आखिरी दिन 31 दिसंबर और कल 2023 नए साल की शुरुआत। नए साल की अब वीएनएम के सभी व्यूअर्स को ढेर सारी शुभकामनाएं। नए साल में भी वीएनएम को जरूर देखते रहना है। यूट्यूब चैनल है जहां आप वीएनएम को देखते हैं, फेसबुक पेज पर भी फॉलो करते हैं। करते रहिए। डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर वीएनएम की खबरों को 24 घंटे देखा जा सकता है। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार।